चल, थर्मोडायनेमिक्स में सिस्टम्स नेचुरली तीन तरह के होते हैं। एक होता है ओपन सिस्टम, एक होता है क्लोज्ड सिस्टम, और एक होता है आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ओपन सिस्टम क्या होता है। ओपन सिस्टम में एक सिस्टम होता है जहाँ पे आप मान लो कि ये एक ओपन ग्लास है, ये ग्लास है। ठीक है, आपने यहाँ पे गर्म पानी दे दिया, गर्म पानी। ठीक है, तो वो जो पानी है वो भाप बनेगा। यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस पे आपने यहाँ पे पानी डाल दिया। ठीक है, तो ये क्या होगा, एवापोरेट होगा। तो यहाँ से जो है छोटे छोटे वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर जाएंगे, छोटे छोटे वाटर मॉलिक्यूल्स। तो हम देख सकते हैं इस जो सिस्टम है इसमें से मास बाहर जा सकता है, मास बाहर जा सकता है। और एक बात, अगर हम यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर अगर दे तो थोड़ी देर बाद इसका जो टेम्परेचर है वो घट जाएगा और ये मान लेते हैं 70 डिग्री सेल्सियस पे आ जाए। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे जो है जो टेम्परेचर का भी जो चेंज होता है और यहाँ पे मास का भी चेंज होता है। तो ये है ओपन सिस्टम, जहां से हमारा जो है मास और टेम्परेचर दोनों ही आ जा सकते हैं, उसको हम ओपन सिस्टम कहते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं क्लोज्ड सिस्टम पे। क्लोज्ड सिस्टम क्या होता है, मान लो आपने क्या किया, ये जो ग्लास था उसके ऊपर आपने एक ढक्कन लगा दिया। ठीक है, वो पानी देने के बाद आपने 100 डिग्री सेल्सियस का जो पानी है इसमें भर दिया। उसके बाद आपने इसके ऊपर एक ढक्कन लगा दिया। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि ये तो एक ग्लास है, टेम्परेचर हीट तो अंदर से बाहर और बाहर से अंदर आ सकता है। ठीक है, हीट अंदर से बाहर और बाहर से अंदर जा सकता है। पर यहाँ पे हम देख सकते हैं इसका तो टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, पर बाहर का हम मान लेते हैं 25 डिग्री सेल्सियस है। तो ये क्या हीट एनर्जी बाहर की तरफ जाएगा, क्योंकि इसका जो डिफरेंस है बिटवीन टेम्परेचर वो 75 डिग्री सेल्सियस है। तो इसका जो हीट है वो बाहर जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हीट एनर्जी वो बाहर जा सकता है, इसका जो हीट एनर्जी है वो बाहर जा सकता है। पर हम देख सकते हैं कि इसका जो मास है वो बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि एक क्लोज्ड सिस्टम है, इसके ऊपर तो ढक्कन लगा है, किसी भी तरफ से ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो बाहर नहीं जा सकते। ठीक है, नहीं जा सकते बाहर। तो ये क्या हो गया, एक क्लोज्ड सिस्टम। अब आते हैं कि ये आइसोलेटेड सिस्टम क्या है। आइसोलेटेड सिस्टम में भी एक सिस्टम होता है जहाँ पे आप मान लो आपके पास एक बहुत ही अच्छे कंपनी का एक थर्मोफ्लास्क है। ठीक है, थर्मोफ्लास्क, ये जो है थर्मोफ्लास्क ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये जो इसका जो थिकनेस है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा थर्मोफ्लास्क है, इसे कोई भी हीट और मास अंदर बाहर नहीं जा सकता। इसका जो हीट है एनर्जी वो अंदर बाहर नहीं जा सकता। इस मान लेते हैं कि इसके अंदर 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर आपने रखा, तो बाहर का जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस है, पर यहाँ से कोई भी हीट अंदर बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि ये तो आइसोलेटेड है। हम जानते हैं कि थर्मोफ्लास्क में जो है यहाँ पे एक थिक लेयर का एक थर्मोकॉल लेयर रहता है, तो वो तो बैड कंडक्टिव है हीट का। तो
अंदर से बाहर कोई भी हीट और अंदर से बाहर कोई भी हीट नहीं जा सकता। तो ये एक आइसोलेटेड है, 100% तो आइसोलेटेड नहीं है, पर हम अगर देखें तो 2-3 दिन रह ही जाता है गर्म। तो ये प्योर आइसोलेटेड तो नहीं है, पर है, समझने के लिए हम इसको मान लेते हैं कि एक 100% प्योर आइसोलेटेड एक चेम्बर है। ठीक है, समझ आया कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। चलो आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हम लोग सीखेंगे कि थर्मोडायनेमिकल के कितने तरह के प्रोसेसेस होते हैं, वो हम डिराइव करेंगे। चलो, तो थर्मोडायनेमिकल प्रोसेसेस मेनली 4 तरह के होते हैं नॉर्मली। तो वो 4 हैं। तो फर्स्ट हम लेना पसंद करेंगे, वो है एडियाबेटिक। इसको समझना पड़ेगा मुझे। एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, आइसोकोरिक, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, थर्मल प्रोसेस एंड आइसोबैरिक प्रोसेस। ठीक है, तो ये मेनली 4 तरह के प्रोसेसेस होते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। तो एडियाबेटिक क्या होता है? अगर हम देखें, एडियाबेटिक मेनली एक प्रोसेस है जहाँ पे एक आइसोलेटेड चेम्बर को लिया जाता है। हमने बताया था कि 3 तरफ के सिस्टम्स होते हैं और उनमें से एक है आइसोलेटेड। तो ये जो एडियाबेटिक प्रोसेस है, यहाँ पे वो ही आइसोलेटेड चेम्बर लिया जाता है जिसमें हमारे रिएक्शंस होते हैं। तो ये किस तरफ से कैसे होता है, हम लोग यही समझाने का ट्राई करेंगे। पहले हम ये समझ लें, उसके बाद तो मान लेते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस में हमारा एडियाबेटिक का एक इक्वेशन है। हम वो लिख देते हैं P v⁴ गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये एडियाबेटिक का इक्वेशन है। ठीक है, ये है प्रेशर, ये है वॉल्यूम, और ये गामा होता है CP/CV। ये मेनली है हीट कैपेसिटी इन कांस्टेंट प्रेशर इन कांस्टेंट वॉल्यूम का रेशियो ही होता है गामा। क्या? हीट कैपेसिटी इन कांस्टेंट प्रेशर, हीट कैपेसिटी इन कांस्टेंट वॉल्यूम, उनका जो रेशियो होता है वो ही है गामा। समझ आया? तो एडियाबेटिक प्रोसेस में मान लो ये एक क्लोज्ड चेम्बर है। ठीक है, तो ये जो चेम्बर है ये हमारा आइसोलेटेड है। क्या? आइसोलेटेड। इसका जो प्रॉपर्टीज है वो है आइसोलेटेड है। ये जो है आइसोलेटेड एक चेम्बर है। हमने यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस का क्या एयर रखा है, 100 डिग्री सेल्सियस का एयर रखा है जिसका टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, और यहाँ का जो प्रेशर है वो है P1 और इसका जो टेम्परेचर है उसका हमको T1 मान लेते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है, हम तो वो बाहर से कोई भी हीट अंदर नहीं दे सकते हैं और अंदर में जो हीट एनर्जी है वो तो बाहर नहीं जा सकता। ठीक है, और यहाँ का जो टेम्परेचर है वो
बढ़ सकता है और घट भी सकता है। वो कैसे? ये जो है बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। वो कैसे? देखो, ये जो पिस्टन हमने लिया है, इसका जो वॉल है इसके साथ ये फ्रिक्शनलेसली अटैच्ड है, ठीक है, फ्रिक्शनलेसली अटैच्ड है। तो अगर हम इस पिस्टन को बाहर की तरफ से फोर्स अंदर की तरफ दे तो ये यहाँ पे जो एयर है वो कंप्रेस्ड हो जाएगा। यहाँ का जो, अगर हम बाहर से फोर्स क्रिएट करें तो इसके अंदर का जो हवा है वो कंप्रेस्ड हो जाएगा। तो क्या हम जानते हैं, अगर कोई भी एयर को अगर हम कंप्रेस्ड कर दें तो उसका टेम्परेचर क्या बढ़ जाता है। तो हम देख सकते हैं इसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा अगर हम बाहर की तरफ से फोर्स अंदर की तरफ दें। और अगर हम सेम थिंग को अगर हम इसको छोड़ दें, ये तो फ्रिक्शनलेस है, तो इसका क्या वॉल्यूम बढ़ जाएगा। यहाँ पे जो एयर है उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो उसका टेम्परेचर गिर जाएगा। अगर हम छोटे वॉल्यूम से बड़े वॉल्यूम में ट्रांसफर कर दें तो इसका क्या टेम्परेचर गिर जाएगा, इसका जो टेम्परेचर है वो गिर जाएगा। तो हम देखो ना, अब हम देखते हैं कोई भी इंजन के अंदर जो पिस्टन और सिलेंडर होता है, वो ये पिस्टन क्या करता है, यहाँ पे जो एयर होता है और जो फ्यूल का मिक्सचर होता है उसको बहुत ज़्यादा कंप्रेस्ड कर देता है, बहुत ज़्यादा, और इसका जो टेम्परेचर है वो बहुत ही हाई हो जाता है। तो क्या यहाँ पे एक छोटा सा स्पार्क प्लग लगे रहता है, तो वो जब भी एक स्पार्क देगा तो ये धड़ाम से एक कन्वर्सन करेगा, उसके बाद हमको एनर्जी मिलती है। तो ठीक वैसे ही आप समझ लो ना कि यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे एडियाबेटिक में हमारा टेम्परेचर जो बढ़ सकता है, ठीक है, और टेम्परेचर घट भी सकता है। लेकिन इसका जो अंदर का जो हीट एनर्जी है, इसके अंदर जो हीट एनर्जी है, अगर उसने इस पिस्टन को बाहर की तरफ धकेल दिया तो यहाँ पे जो हीट एनर्जी है वो थोड़ा सा घट जाएगा, क्योंकि इसने तो कार्य किया है। तो यहाँ पे जो हीट एनर्जी है इसका एक इक्वेशन लिख देते हैं हम। तो हम लिख देते हैं कि यहाँ पे जो हीट एनर्जी था उसको डी क्यू मान ले, नहीं, से अब इनिशियली इसको डी मान लेते हैं। तो यहाँ पे जो, क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जो क्यू हीट एनर्जी था वो कितने के बराबर होगा, इसका जो इंटरनल एनर्जी है और इसका जो वर्क के बराबर होगा, इसका जो वर्क के बराबर होगा। तो ये इसको हम कैसे लिखते हैं, कितना हीट एनर्जी का ट्रांसफर हुआ, कितना हीट एनर्जी का परिवर्तन हुआ, उसको हम लिख सकते हैं कि डी क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस कांस्टेंट प्रेशर, नहीं पी डी भी लिख सकते हैं। प्रेशर तो कांस्टेंट नहीं रहेगा क्योंकि इसका जो वॉल्यूम है वो चेंज होता है। हाँ, आते हैं मजे की बात में। हम ये इक्वेशन ले नहीं सकते क्योंकि देखो, हम ये इक्वेशन क्यों नहीं ले सकते, तो देखो हमने लिखा है कि इसका जो हीट एनर्जी है वो कितने के बराबर, इसका जो इंटरनल एनर्जी है और इसने जो कार्य किया है वो उसके बराबर होता है, W इक्वल्स टू पी भी। तो हम पी भी को ऐसे पार्शियल डेरिवेशन अगर करें तो यहाँ पे लिखा जाएगा, लिखेंगे हम पी डी भी प्लस भी डी पी। देखो हम जानते हैं कि इस चेम्बर में सिर्फ इसका जो हीट बाहर से अंदर नहीं जा सकता और टेम्परेचर भी बढ़ेगा और घटेगा, पर हमने तो देखा था यहाँ पे जो है हीट बाहर से अंदर नहीं जा सकता और अंदर से भी बाहर नहीं जा सकता। तो हम जानते हैं इसका अगर हीट बढ़ेगा और घटेगा तो इसके अंदर जो प्रेशर है वो भी वेरिएबल रहेगा, ठीक है, इसका जो प्रेशर है वो भी वेरिएबल रहेगा। तो देखो अगर हम देखें तो इसका तो प्रेशर भी कांस्टेंट नहीं है और इसका वॉल्यूम भी कांस्टेंट नहीं है, तो हम ये इक्वेशन नहीं लग सकते। इसलिए हमने एक इक्वेशन प्रीवियस डे में ही हमने प्रूव किया कर दिया था, और वो इक्वेशन है, वो इक्वेशन हम लिख सकते हैं
क्या कितना कार्य हुआ है, वो है एन सी भी T1 माइनस T2। ये होगा इसका राइट इक्वेशन। ठीक है, देखो हमने बताया था इसका जो टेम्परेचर है वो भी चेंज होगा, और इसका ये जो Cv है ये हीट कैपेसिटी है इन कांस्टेंट वॉल्यूम, और ये क्या है, ये तो कांस्टेंट ही होगा, कांस्टेंट ही होगा फॉर ए पर्टिकुलर गैस इन चेम्बर। इसका जो नंबर ऑफ मोल्स है गैस का उसको हम n मान लेते हैं। ठीक है, तो उसका जो कार्य का इक्वेशन होगा वो है ये, और हमने यहाँ पे T1 को T2 से ज़्यादा क्यों दिखाया है, क्योंकि देखो इनिशियली अगर हम देखें तो इसको हमने कंप्रेस्ड किया था। ठीक है, तो इसका जो टेम्परेचर है T1 बहुत ज़्यादा होगा, हमने तो एयर को कंप्रेस्ड किया था। अगर हम देखें तो इसका जो कंप्रेशन के वजह से इसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा, और इसका जो जब इसका एक्सपेंशन होगा तो इसका जो टेम्परेचर है वो घट जाएगा। तो यही है इसका कॉन्सेप्ट, यहाँ T1 से T1 T2 से बड़ा है। देखा, मैंने जो गलती आपको दिखाया था, आप ध्यान से समझे, इसके लिए ही मैंने वो बताया था। चलो, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा आशा रखता हूँ। तो ये है एक और मजेदार एक प्रोसेस, यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है कि आइसोथर्मल। आइसो मीन्स सेम, थर्मल इसका जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर और इसका जो टेम्परेचर है वो होगा क्या, सेम। मतलब यहाँ पे जो dt है, इसका जो dt है वो 0 हो जाएगा। मतलब ये जो होल प्रोसेस होगा यहाँ पे, तो उस प्रोसेस में हमारा क्या, टेम्परेचर एक कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, कोई भी टेम्परेचर का चेंज नहीं होगा, कोई भी टेम्परेचर का चेंज नहीं होगा। तो आइसोथर्मल में मेनली हम जानेंगे इसका जो वर्क डन होता है वो कैसे निर्णय करा जा सकता है। हम जानते हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस में हमारा क्या होता है, P भी जो है हमने बताया था, जैसे एडियाबेटिक का एक इक्वेशन, जो उसका जो स्टेट इक्वेशन है वो होता है P(v⁴ गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होता है ना। वैसे ही हमारा आइसोथर्मल का भी एक स्टेट इक्वेशन है जो भी एक कांस्टेंट होता है, k नहीं लिखते, कांस्टेंट लिख देते। ठीक है, ये भी एक कांस्टेंट होता है। तो अगर हम इसे ध्यान से समझने की प्रयास करें, ट्राई करें, तो हम देखेंगे कि मान लो यहाँ पे एक चेम्बर है। ठीक है, ये जो चेम्बर है इसके अंदर हम मान लेते हैं कि इनिशियल की इसका जो प्रेशर था वो क्या था, P1, और इसके अंदर का जो वॉल्यूम था वो था V1। हम जानते हैं कि अगर हम प्रेशर को ज़्यादा करें तो उसका क्या, वॉल्यूम घट जाएगा, इसका जो वॉल्यूम है वो तो घट जाएगा। ठीक है, अगर हम इसका जो प्रेशर है उसको हम घटा दें तो इसका वॉल्यूम क्या, बढ़ जाएगा। ये मान लो ना कि इसको हमने बाहर की तरफ धकेल दिया है, तो इसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा और इसका जो प्रेशर है वो घट जाएगा। तो देखो, वैसे ही हमने इसका जो वॉल्यूम है, इसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा। तो देखो ना, इसके लिए ही तो इसका जो कर्व है वो एक पैराबोला होता है, इसका जो एक कर्व है वो पैराबोला होता है। ठीक है, अगर हम प्रेशर को बढ़ा दें तो हम देखेंगे कि इसका जो क्या कहा, प्रेशर, हाँ, प्रेशर को अगर बढ़ा दें तो इसका जो वॉल्यूम है वो घट जाएगा। देखो ना, इसका जो प्रेशर है मान लेते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा है प्रेशर, और ये जो है वॉल्यूम है, ये जो है वॉल्यूम है, इसका जो प्रेशर है, मान देखो ना यहाँ पे प्रेशर अगर बढ़ गया तो इसका वॉल्यूम घट गया।
यहाँ पे देखते हैं इसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ गया पर इसका जो प्रेशर है वो घट गया है। इसके लिए ही इसका जो कर्व है वो पैराबोला होता है, पी वी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होता है। ठीक है, तो ऐसे ही इसका भी एक इक्वेशन है, वो मैं लिख देता हूँ। इसका जो वर्क है उसको नापने का एक इक्वेशन है, वो होता है W इक्वल्स टू एन आर टी ln ऑफ V2 by V1। तो इस इक्वेशन में ये नंबर ऑफ मोल है, ये तो कांस्टेंट ही रहेगा, ये तो गैस कांस्टेंट है। और ये जो आइसोथर्मल का प्रोसेस है तो यहाँ पे टी भी कांस्टेंट रहेगा और इसका जो है वॉल्यूम का चेंज होगा। ठीक है, इसे हम और भी एक तरह से लिख सकते हैं, वो होगा W इक्वल्स टू एन आर टी ln ऑफ P1 by P2। तो भैया आपने यहाँ पे तो V2 by V1 लिखा था, यहाँ पे P1 by P2 लिखा क्यों? तो देखो ना, हमने देखा कि इसका अगर जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा तो इसका क्या प्रेशर घट जाएगा। ये जो लॉग है इसके अंदर अगर ये वैल्यू अगर बड़ा होगा इससे तो इसका जो वैल्यू होगा वो पॉजिटिव है। अगर हम ये जो लेस है इसको अगर हम यहाँ पे रखें और इसका जो वैल्यू है वो यहाँ पे रखें तो ये नेगेटिव में आ जाएगा। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हमने यहाँ पे जो प्रेशर है वो तो बढ़ जाएगा। वॉल्यूम अगर हमारा बढ़ गया तो प्रेशर का वॉल्यूम अगर घट जाएगा तो इसका प्रेशर बढ़ जाएगा। और इसके अंदर अगर वॉल्यूम घट जाएगा तो इसका प्रेशर बढ़ जाएगा। सिंपली ये है, इसका जो ये कर्व है इससे हम ये इक्वेशन क्यों हमने इस तरफ से लिखा वो समझा रख सकते हैं। मेनली यहाँ पे P1 ग्रेटर देन P2 है और यहाँ पे देखो ना V2 ग्रेटर देन V1 है, समझे? इसलिए तो आते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। आइसोकोरिक प्रोसेस में हम मान लेते हैं यहाँ पे एक छोटा सा एक हमने चेम्बर ले लिया। इसके अंदर हमारा जो इनिशियली जो प्रेशर था वो था P1 और इसका जो इनिशियली वॉल्यूम था वो था V1। मजे की बात, इसका जो होल रिएक्शन में इसका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है। इसका जो होल रिएक्शन का टेम्परेचर है मतलब कि इसका जो हमने तो आइसोकोरिक प्रोसेस लिया था। आइसोकोरिक रिलेटेड टू वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो इसका जो वॉल्यूम है dV ये कांस्टेंट रहता है। आइसोकोरिक प्रोसेस में इसका जो dV है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, ये जो इक्वेशन है इसका जो वर्क डन हम कैसे, इसका जो है प्रेशर और टेम्परेचर वो बढ़ सकता है और घट भी सकता है, पर इसका जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो इसका जो वर्क डन है कितना हो, इसका इक्वेशन क्या हो सकता, तो हम लिख सकते हैं हीट अंदर बाहर जा सकता है, इसका जो हीट एनर्जी है वो अंदर बाहर जा सकता है और इसका जो टेम्परेचर है वो भी बढ़ सकता है और घट भी सकता है। ठीक है, तो हम जानते हैं, हम एक इक्वेशन जानते हैं कि डी क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस डब्ल्यू, और ये जो डी क्यू है ये होगा डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी। पर देखो ना, हम जानते हैं कि ये जो सिस्टम का जो वर्क होगा उसके अंदर v तो कांस्टेंट है तो ये पार्ट 0 हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि तुम देख सकते हो यहाँ पे जो वॉल्यूम, ये तो एक डब्बा है वो क्लोज्ड है, यहाँ पे कोई भी पिस्टन नहीं है जो बाहर और अंदर जा सकता है, तो यहाँ का जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है। हम जानते हैं कि W इक्वल्स टू एफ एस होता है ना,
W=Fs। तो यहाँ पे कोई भी डिस्प्लेसमेंट आपको नजर आ रहे हैं कि यहाँ पे एक ये पिस्टन है वो अंदर बाहर जा सकता है, तो उसका जो वॉल्यूम का है वो चेंज हो सकता है। तो ये इसका जो हीट एनर्जी है वो हमारा मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट हो रहा है, वो तो नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो वो तो ds=0 होता है, तो यहाँ पे कोई भी कार्य नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे तो ये जो होल पार्ट है ये 0 हो जाएगा। यहाँ इसको हम नहीं लिख सकते। यहाँ पे जितनी भी आप हीट एनर्जी देंगे वो इसके इंटरनल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जितना भी हीट एनर्जी है वो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हम देख सकते हैं कि ये तो हीट एनर्जी है, हीट एनर्जी और ये क्या होता है, ये डी होता है इसका इंटरनल एनर्जी। इसका जो है ये इंटरनल एनर्जी होता है। तो भैया ये इसका जो इंटरनल एनर्जी है वो असल में क्या होता है, तो देखो ना, यहाँ पे एक चेम्बर ले सकते हैं हम। इसके अंदर बहुत सारे जो है वाटर मॉलिक्यूल्स ले लो कि एयर मॉलिक्यूल्स ले लो। नहीं, यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल्स है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा, हाँ, एयर मॉलिक्यूल्स है। तो अगर हम इसको हीट एनर्जी दें तो इनका जो मॉलिक्यूल्स का जो काइनेटिक एनर्जी है, इनका जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या आसमान छू जाएगा, इसका मतलब बढ़ जाएगा। तो इसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाएगा। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है इनके जो मॉलिक्यूल्स में, इनके जो छोटे छोटे कण होते हैं, कण नहीं, वो बहुत ही माइक्रोस्कोपिक होते हैं। माइक्रोस्कोप से भी देखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जा सकता है। तो इनका जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वही इसका इंटरनल एनर्जी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जितनी भी हीट देंगे वो सारे ही हमारा ये इंटरनल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। तो यही है आइसोकोरिक प्रोसेस। तो ये आइसोबारिक प्रोसेस क्या होता है, आइसोबारिक, तो देखो यहाँ पे जो है लिखा है आइसो मतलब ये सेम है। ठीक है, यहाँ पे जो बारिक है तो यहाँ पे मान लो ये लिखा है बार। बार किसका यूनिट होता है, प्रेशर का। ठीक है, मतलब सेम प्रेशर में जो रिएक्शंस और जो कार्य होता है उसको ही हम थर्मोडायनेमिकली बोलते हैं, वो है आइसोबारिक प्रोसेस। ठीक है, तो मान लेते हैं पहले इसका जो कार्य निर्णय करने का जो इक्वेशन वो लिख लेते हैं। इसका जो है W=P इंटू V2 माइनस V1। तो मान लो यहाँ पे एक चेम्बर है, ये एक आइडियल एप्लीकेशन है। ठीक है, इसलिए इसको लेना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। मान लो यहाँ पे हमारा जो था, मान लो यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है। ठीक है, हमारा यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो बहुत कम हुआ dx। ठीक है, तो इसका जो प्रेशर वो भी बहुत ही ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक तरफ से चेंज होगा। तो इसको हम कांस्टेंट ही मान लेते हैं। अगर आप इसको नहीं भी बोलना चाहते हैं तो मान लेते हैं कि यहाँ पे जो है प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए हमने क्या किया, यहाँ से हीट एनर्जी दे सकते हैं, इसका जो हीट एनर्जी दे सकते हैं। ठीक है, तो हीट एनर्जी देने के बाद इसका जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा, प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर इसका प्रेशर बढ़ा तो ये तो आइसोबारिक प्रोसेस नहीं होगा, तो यहाँ का जो वॉल्यूम है उसको चेंज करना पड़ेगा। मान लो यहाँ पे था वो यहाँ पे आ गया, ये जो पिस्टन है तो इसने क्या किया, एक कार्य किया। वो कार्य कितना हुआ, वो हुआ dx। और हम जानते हैं कि W=Fs होता है, W=Fs होता है। F कितने के बराबर होगा, हम जानते हैं कि P=F/एरिया।
तो इसका जो पिस्टन का जो एरिया है उसको हम ए मान लेते हैं, तो इसका एफ कितना होगा, पी ए, ठीक है। तो हमारा कार्य कितना होगा, W इक्वल्स टू एफ एस, तो W इक्वल्स टू हम इसको लिख सकते हैं कि F इक्वल्स टू पी ए, एफ की एफ के बदल से, और यहाँ पे ये होगा पी ए, और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, वो हुआ dx, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो हुआ dx, तो एरिया इनटू इसका जो है डिस्प्लेसमेंट वो कितना हो जाएगा, p dv, तो हमारा w कितने के बराबर हुआ, p dv। देखो हमने वही लिखा है। देखो ना, अगर हम यहाँ पे हीट दें तो इसका जो है वॉल्यूम चेंज हो जाएगा ना। इनिशियली इसका अगर वॉल्यूम हम v1 मान ले और फाइनली वॉल्यूम अगर v2 मान ले, तो इसका वॉल्यूम कितना चेंज हो जाएगा, v2 माइनस v1 जो ही है dv, ठीक है। तो ये प्रेशर भी कांस्टेंट रह गया क्योंकि हम तो यहाँ से हीट दे रहे हैं। तो ऐसे ही हम लोग जो आइसोबारिक प्रोसेस का जो कार्य है वो हम निर्णय कर सकते हैं। और एक बात आप जान लो कि ये इक्वेशन भी यहाँ पे यूज करा जा सकता है, क्योंकि dq तो इसका हीट एनर्जी है, आपने यहाँ पे हीट दिया था। हम जानते हैं दुनिया में जितने भी रिएक्शंस होता है उनके अंदर से 90% रिएक्शंस वो आइसोबारिक प्रोसेस में होता है, सेम प्रेशर रहता है वहाँ पे। तो इसका जो है हीट एनर्जी, हमने कितना हीट एनर्जी दिया था उसको हम इसका जो है चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस इसका जो कांस्टेंट प्रेशर है, ये जो लिखा था हमने पी डी, इसके बराबर होता है, ठीक है। समझ आया? इसका जो डी क्यू है। अब हम करने जा रहे हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज और इंस्टेंसिव प्रॉपर्टीज। पर हमने कहा था कि पाथ फंक्शन